जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो प्यारे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास में मौर्य साम्राज्य को, जिसमें मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य का शासन किस प्रकार रहा, कैसे उसने भारत के क्षेत्रफल में, अगर मैं बात करूं भारत के क्षेत्रफल में बच्चे, उसने इस उत्तर भारत के क्षेत्र को जीता। तो इतना जो ये क्षेत्र है ये किसका था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन क्षेत्र था। तो अंत में क्या हुआ? उसने जैन धर्म को अपना लिया। सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, सबका स्वागत है। सल्लेखना व्रत के द्वारा उसने अपने प्राण त्याग दिए और चंद्रगुप्त मौर्य एक राज ऋषि कहलाया, यानी एक राजा जो अंत में ऋषि बन गया। एक राजा जो अंत में ऋषि बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर आता है। बिंबिसार नहीं है। बिंबिसार बताएं जरा किस वंश से संबंधित है? वो हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, जो 52 वर्षों तक रहा। लेकिन ये क्या है? ये बिंदुसार है। और ये किस वंश से है? ये मौर्य साम्राज्य से है। तो मौर्य साम्राज्य में पहले आपका, ऐसे बोलते हैं हमेशा, CBA, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार और फिर सम्राट अशोक। क्या बोलेंगे? बिंदुसार गद्दी पर कब बैठता है? 298 BC से लेकर के 273 BC तक। कुल कितने वर्षों का शासनकाल है जरा बताएंगे एक बार? काउंट करेंगे तो घटा सकते हैं। 298 में से 273 घटा देंगे तो आप कहेंगे भैया 25 वर्षों का शासनकाल है। 25 वर्षों का। और अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य इससे पहले कितने साल गद्दी पर रहा था? 322 से लेकर 298, यानी कि कुल 24 वर्षों तक रहा था। ठीक है। बिंदुसार, जिसके अन्य नाम अमित्रघात, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या नाम है इसके? अमित्रघात। ठीक है। दुश्मनों का नाश करने वाला जिसको हम कहते हैं। वारिशार, दुश्मनों यानी वारी दुश्मन को बोलते हैं, उसका नाश करने वाला। भद्रशार, सिंहसेन और अमित्रो कोटीज, ये किसके नाम है? ये बिंदुसार के हैं। बिंदुसार के जन्म के बारे में दोस्त मैंने आपको एक कहानी बताई कि बिंदुसार का जब जन्म हुआ तो इसकी माता का देहांत हो गया। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा इनकी माता जी का क्या नाम था? बोलेंगे? तो आप कहेंगे ये पुत्र हैं दुर्धरा के, और इनके दरबार में दो व्यक्ति आए। एक टॉलेमी सेकंड ने, सॉरी फिलाडेल्फस, ये गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करेंगे। फिलाडेल्फस टॉलेमी सेकंड का ही नाम है। टॉलेमी सेकंड, ये पूरा नाम फिलाडेल्फस का ही है। टॉलेमी सेकंड ने व्यक्ति भेजा डायनोसियस, क्या नाम है? इसके दरबार में दो व्यक्ति आए। एक व्यक्ति है डायनोसियस और दूसरा व्यक्ति था डायमेकस। ये डायनोसियस जो दरबारी है, कौन व्यक्ति थे ये राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, दूत बनकर के आए थे। डायनोसियस को बहुत पूछा जाता, बिंदुसार के दरबार में आया। पहली बात तो याद रखें, जैसे मैंने कल आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर कौन आया था। आंसर करेंगे सारे बच्चे। आप कहेंगे भैया जिसने इंडिका को लिखा, मेगस्थनीज। तो ये लोग क्या करते थे कि वहां की संस्कृति को सीखने के लिए ऐसे राजदूतों का आपस में, दार्शनिकों का आवागमन होता रहता था, जो यहाँ की चीज़ों को सीख कर दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य की चीज़ों को सीख करके अन्य देश में, एक संस्कृति को समझकर दूसरी संस्कृति तक पहुंचाने का कार्य ये करते थे। प्राचीन समय से राजाओं में होता था। ठीक है। तो पूछे डायनोसियस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के। और डायमेकस किसके में आया? ये भी आपका बिंदुसार के। इसको भेजा एंटियोकस, सीरिया ने, एंटियोकस ने भेजा। तो ये जो बिंदुसार हैं, ये एंटियोकस यानी सीरिया के जो शासक है उससे मांगते हैं क्या? मीठी मदिरा, कि मेरे लिए मिस्र से एक मीठी मदिरा भेजना, यानी कि मीठी एक शराब, और सूखे अंजीर। क्या मंगाए? सूखे अंजीर। अरब देशों का अंजीर बहुत प्रसिद्ध रहता है। सूखे अंजीर। और तीसरी चीज क्या मांगी थी? तीसरी चीज मांगी दार्शनिक, एक फिलोसफर, एक दार्शनिक।
तो ये सीरिया का शासक एंटियोकस इनसे कहता है कि मीठी मदिरा मैं आप लोगों के लिए भिजवा दूंगा, सूखे अंजीर भी उसने भिजवा दिए, लेकिन दार्शनिक के लिए उसने मना कर दिया। उसने बोला कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं होता है। क्रय विक्रय नहीं होता। होनेस मीना जी, आपकी भी प्रेजेंट लग गई। कह रहे सर मेरी भी प्रेजेंट लगा दो। वेरी गुड। कोई दिक्कत? इसके समय में तक्षशिला में अशांति थी। इसके समय तक्षशिला में अशांति थी। किसके समय पर? बिंदुसार के समय पर। तक्षशिला की सीमाएं कहां हैं? यस और नो जानते हैं। जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा। तो अब बात समझेंगे। बिंदुसार के दो बेटे हैं। बिंदुसार के दो पुत्रों के नाम क्या हैं, जिनके बारे में ज्यादा वर्णन मिलता है? अभी और कहानियां भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। छोटा बेटा अशोक है और बिंदुसार का एक बेटा सुशीम है। कौन है? सुशीम है। ठीक है। जिसका दमन करने के लिए इसने सुसीम को भेजा कि तक्षशिला आप लोगों को मैंने बताया भारत की मुख्य सीमा से बाहर था। यहां जो तक्षशिला है इसका दमन करने कहां से भेजा? पाटलिपुत्र। कहां राजधानी है मौर्य वंश की? पाटलिपुत्र। तो ये जाएगा उस विद्रोह को दबाने। हेलो हेलो सारे बच्चे एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि अब मेरी आवाज आप लोगों तक अभी पहुंच रही है। एक वायर की प्रॉब्लम हो गई बच्चे, एक वायर का खिंचाव हो गया। उम्मीद करूंगा आप लोगों की क्लास अभी चल गई होगी। इतने में आपके कमेंट्स देख लेता हूं। एक बच्चे का कमेंट है जी, चंद्रगुप्त मौर्य महान है कि सिकंदर? बता चुका प्यारे बच्चे क्लास में ही मैं। सिकंदर को महान हम नहीं कह सकते, उसने सभ्यता के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण कराया, तो उसको आप महान बिल्कुल कह सकते हैं। वेरी गुड। और क्वेश्चन दिखाएं बच्चों के। ओके, अब चल गई है क्लास। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने आपसे कहा, फिर से सुन लीजिए एक बार, कभी छूट गया हो। मैंने बोला बिंदुसार के दो बेटे हैं, अशोक और सुशीम। सुशीम बड़ा बेटा है और इसके समय पर तक्षशिला में अशांति थी बिंदुसार के समय। तो इसने अपने बेटों को जिम्मेदारी दी। किसको? सुसीम को जिम्मेदारी दी कि जाकर के तक्षशिला के विद्रोह को दबाए। तो राजधानी कहाँ है मौर्यों की? पाटलिपुत्र में है। तो पाटलिपुत्र से ये जाएगा यहाँ पर विद्रोह को दबाने। तो यहीं पर मौका मिलेगा अशोक को। अशोक के बारे में ये कथन है कि अशोक बहुत सुंदर नहीं था और इसके पिता बिंदुसार इससे नफरत भी करते थे। ठीक है, इसके एक्ट्स की वजह से आप देख सकते हैं दो पुत्रों में पिता की चाहत किसी भी एक पुत्र की तरफ हो सकती है, ऐसा बहुत बार देखा जाता है। तो बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक शासक बने, वो चाहते थे कि सुसीम शासक बने। तो सुसीम अगर शासक बनेगा तो उसको जिम्मेदारी भी दी कि थोड़ा इसको अनुभव भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर अशोक चाल चलता है। अशोक के द्वारा यहां पर चाल चली गई और आचार्य चाणक्य के जो पोते हैं राधागुप्त किसके पोते हैं? महान आचार्य चाणक्य जी के पोते हैं। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया है आचार्य चाणक्य ने, उसी प्रकार मेरे मित्र अगर कोई पूछे आपसे अशोक के सम्राट बनने के पीछे कौन व्यक्ति है, तो राधागुप्त हैं। कौन है? राधागुप्त हैं। बिंदुसार के दो बेटे थे, सुसीम और अशोक। इसके समय भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे, बिंदुसार के समय भी। मैंने आप लोगों को बताया बिंदुसार ने किस तरह से आचार्य चाणक्य जी को बाहर निकाला। क्योंकि एक जो मंत्री था सुबंधु, उसने आरोप लगाए। मंत्री सुबंधु कहता है आपका बिंदुसार जी से, बिंदुसार से बोला कि तुम्हारी जो माता है दुर्धरा, उसकी मृत्यु आचार्य चाणक्य ने जो जहर दिया उसकी वजह से हुई। ये कहानी मैंने आपको कल बताई। ठीक है, तो दिक्कत अभी ठीक है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहां पर एक बात आएगी। मैंने बोला राधागुप्त कौन है? आचार्य चाणक्य के पोते। अब आप कहेंगे भैया आचार्य चाणक्य की शादी के बारे में आपने बताया कि आचार्य चाणक्य ने कल कहा है शादी नहीं की है। तो यहीं पर बौद्ध धर्मों में, जो बौद्ध धर्मों के दिव्य वेदांत, दीपवंश और महावंश जैसे ग्रंथ है, उनमें भेद देखने को मिलता है। जैसे दीपवंश के अनुसार
ये बताया जाता है आपका, जब जैनों के बारे में लिखते हैं, अशोक के बारे में लिखते हैं और अशोक के पूर्ववर्ती शासकों के बारे में लिखा जाता है, तो वहां लिखा जाता है कि ये विवाहित थे। तो एक मत तो चलता है इनके विवाह का और एक मत चलता है इनके विवाह ना होने का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भैया हम कौन सा मत माने? तो ऐसे मतों से कभी प्रश्न नहीं आएंगे, ये मत हमेशा चलते रहते हैं, कोई दिक्कत। अब एक बात आएगी, कितने बच्चे जानते हैं कि जो सम्राट अशोक है, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी? ये भी भैया हम पढ़ते हैं। दीप वंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को गद्दी पर बैठने के लिए मौत के घाट उतारा। कितने बच्चों ने ये बात सुनी है? नहीं भी सुनी है तो मैं आपको बताऊं, ये बात कही जाती है। लेकिन जैसे ही वर्णन मिलता है अशोक के 5वें एडिक्ट का, 5वें अभिलेख का, तो अशोक के 5वें अभिलेख में उसके भाई और उनके परिवारों का वर्णन है जो जीवित हैं। तो इसका मतलब ये कहानी तो झूठी हो गई कि अशोक ने अपने सभी भाइयों को मार दिया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप लोग कि ऐसे इतिहास में अलग अलग इतिहासकारों द्वारा कई कथन मान्य हैं जिनका कोई वैलिडेशन नहीं मिलता कि वो इतिहासकार सही कहता है कि नहीं कहता है। कोई परेशानी? अच्छा, अब दो चीजें आएंगी। मैंने बताया आप लोगों को, बिंदुसार का शासन बताएं एक बार तो मुझे। तो आप बोलेंगे बिंदुसार भैया लगभग 25 वर्ष तक शासन करता है। 298 से लेकर के, एक और विभेद बताता हूं कहां पर लोग क्वेश्चनिंग करते हैं, 273। कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष। इसके बाद में कौन शासक आया? आपका अशोक आया। कौन? महान सम्राट अशोक, जिसको हम महान अशोक कहते हैं। महान अशोक। अशोक को महान पीछे कहने के पीछे कारण क्या है? पहली चीज तो ये समझें कि अशोक 273 में गद्दी पर आया। क्या बोलोगे? गद्दी पर। क्योंकि उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार का। आप कहेंगे भैया बिंदुसार का तो कहना था सुसीम शासक बनेगा, तो सुसीम कहां गया? तो राधा गुप्त की मदद से, जिसको आचार्य चाणक्य के पोते होने का दावा भी कुछ लोग करते हैं और कुछ कहते हैं कि वो पोते नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति है। तो सुसीम जैसे ही तक्षशिला के विद्रोहों को दबा के वापस अपने राज्य लौटता है तो एक खाई खुदवा कर रखते हैं और उस खाई में उसका घोड़ा गिर जाता है, जिसमें नीचे अग्नि कुंड रहता है और उसमें गिर के सुसीम की मौत हो जाती है। बचते हैं अशोक। अब कुछ लोग कहते हैं कि अशोक जो गद्दी पर आए वो 273 में आए, लेकिन अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ है, कोरोनेशन जो हुआ है, राज्याभिषेक समझते हैं? राज्याभिषेक का मतलब गद्दी पर बैठने की पूरी विधिवत क्रिया, जिसमें तिलक आदि और सारे रीति रिवाज कराए जाए। तो राज्याभिषेक कब हुआ है? 269 BC में। ये बात याद रख लेना। यानी गद्दी का उत्तराधिकारी तो बन गया वो 273 में, जैसे ही बिंदुसार की मौत हुई। 99 भाइयों वाली बात एकदम से वैलिडेट नहीं है, मैंने आपको बता दिया, वो एकदम से गलत होगा। तो गद्दी पर 273, गद्दी पर तो बैठ गया लेकिन अपना राज्याभिषेक नहीं कराया है अभी। राज्याभिषेक कितने वर्षों के बाद कराया है दोस्त? 4 वर्षों के बाद। कोई दिक्कत? तो समझे किस तरह से अशोक गद्दी पर आया है, अपने ही भाई सुसीम की हत्या करके। तो आप कहेंगे भैया फिर अशोक महान कैसे हुआ, जिसने शुरुआती दौर में ही अपने भाई की हत्या कर दी, जिसके अंदर एक लालच बसा हुआ है कि वह गद्दी को प्राप्त कर ले, वह व्यक्ति महान कैसे कहलाया हमारे इस इतिहास में? तो उसके महान होने के पीछे कारण है बच्चे, उसके शुरुआत के जो 8 वर्ष हैं वह बड़े क्रूर वर्ष हैं। मैंने आपसे एक कथन कहा था हर्यक वंश में कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में जो तलवार चलाई, वह तलवार जो चलनी शुरू हुई वह जब तक अशोक ने तलवार नहीं रख दी तब तक चलती रही। तो अशोक की तलवार कब तक चली? 269 में गद्दी पर बैठा, 261 तक अशोक की तलवार चलेगी, यानी 8 वर्ष तक। कलिंग का युद्ध होगा, 1.5 लाख बंदियों में से 1 लाख व्यक्ति मारे जाएंगे, 1 लाख व्यक्तियों की लाशें जमीन पर पड़ी होंगी, उद्विलेना आ जाएगी, शरीर उत्कंठित हो जाएगा, शरीर दया से भर जाएगा, विदीर्ण अवस्था में हो जाएगा। कहते ना कि एकदम से दया आ गई। व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कभी भी हो सकता है, और अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ है मित्र 261 में,
और उसके बाद अशोक का शासन काल जो 232 बीसी तक का है, यानी अपने अगर मैं बात करूं अशोक 273 से काउंट करें तो कुल 37 वर्षों तक उसका शासन रहा है। 269 राज्याभिषेक के बाद उसने 33 वर्षों तक शासन किया, और 33 में से 8 घटा दे तो 8 वर्ष तो उसके खराब हैं, लेकिन 25 वर्ष उसको महान बनाते हैं, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद में उसने अपनी सारी ऊर्जा, सारा राज्य, सारा निर्णय, सारा धन लोक कल्याण के लिए लगा दिया, लोक हित के लिए। उसने सोचा कि अब भी सिर्फ और सिर्फ काम करना है तो लोगों के भले के लिए काम करना है। उसका एक एक निर्णय इस बात के लिए रहा कि जनमानस की सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ, लोगों को फायदा कैसे पहुँच सकता है। लोगों की छोड़ो, उसने जीव जंतुओं तक फायदा पहुँचाने का प्रयास किया। उसने लोगों को यह मैसेज दिया कि ये जो पशु हैं इनकी भी हमको रक्षा करनी होगी। पशुओं के लिए भी उसने बहुत सारे पौधे, बहुत सारे चरागाहों का निर्माण करवाया। उसने हिंसा पर रोक लगाने का मैसेज दुनिया में पहुंचाया। उसने लोगों को कहा कि तुमको एक दूसरे से समन्वय रखना होगा। माता पिता की सेवा से लेकर के आपसी भाईचारे की भावना के विकास के लिए उसने मैसेज पूरी दुनिया को दिए। तो उसके 25 वर्ष तक जो उसने अपने मैसेज, बेहतरीन मैसेज दुनिया को दिए, ये उसको महान बनाते हैं। बात समझे क्यों उसको महान कहा गया? तो हम एक तरफ 8 साल का उसका शासन रखें और एक तरफ 25 वर्षों का, तो 25 वर्षों के बेहतरीन काम जिनका कोई सानी नहीं है, इनको आप चुनना चाहेंगे, या 8 वर्षों के जो उसके साम्राज्य विस्तार के लिए, जो सभी राजा करते थे, साम्राज्य विस्तार के लिए जो उसने युद्ध किए, क्या इनकी वजह से उसकी महानता पर आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं भैया, ये लगभग 3 गुना समय बेहतरीन कार्यों में गया। इसको नेगेटिव क्यों नहीं लिख सकते? इसको 8 वर्षों के उसके युद्धों को नेगेटिव इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि राजा को अपने राज्य की रक्षा के लिए यह तो करना ही होता था, यह तो करना ही होता था कि वह अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़े या विस्तार के लिए युद्ध लड़े। समझे भाई साहब? दिव्या पूछ रही है बिंदुसार और बिंबिसार अलग हैं क्या? बेटा ये तो आपको सोचना पड़ेगा। हम मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, बिंबिसार हमने हर्यक वंश में पढ़े थे। ऐसे मूर्ख बच्चों की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। जो बात मैं क्लास के शुरुआत में बता चुका उसको आप क्लास के बीच में पूछेंगे तो आप मूर्ख बच्चे साबित होंगे बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आते हैं। तो सम्राट अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ। माता सुभद्रांगी है और पिता कौन है? पिता तो आप जानते ही हैं, पिता तो आप जानते ही हैं, बिंदुसार हैं। बेटा मूर्खता वाले प्रश्न नहीं करने हैं, कम से कम ये दर्शाओ कि आप 12वीं पास हुए हैं। ऐसे नहीं जो चीज मैं बता चुका हूं उसी को बार बार कमेंट में लिखते रहेंगे। ठीक है, आगे आएंगे, बात करेंगे सब चीजों के बारे में। जन्म 304 बीसी में, ये क्या है? राज्याभिषेक है, और 232 तक, इसको हम बोलते हैं टोटल आपका 33 वर्ष का शासन। और जब गद्दी का उत्तराधिकारी बना तो तब से देखें तो फिर हो जाता है 37 वर्ष, अगर 273 से काउंट करें। दोनों ही शासन अवधि इसकी है। अच्छा भैया 269 अगर परीक्षा में नहीं आया और 273 आया तो 273 ही चुनना होगा। क्या भैया दोनों आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते, नेवर। ठीक है, अशोक के नाम क्या है? अशोक के नाम हम जानते हैं देवनाम प्रियदर्शी। अशोक के नाम उसके कुछ अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों से मतलब क्या होता है ये समझे। जैसे दोस्त किसी राजा ने कोई आदेश जारी कराया, एक होता था शिलालेख जिसको हम रॉक एडिक्ट बोलते हैं, जो शिला पर, पत्थर पर लिखा जाता है। किस पर? शिलालेख क्या होता है? रॉक एडिक्ट। पहले ये समझे तब समझेंगे। रॉक एडिक्ट किस पर लिखा जाता है? शिला किसको बोलते हैं? पत्थर को, चट्टान को। एक होते थे आपका गुहालेख। क्या होते थे? गुहालेख होता है आपका केव एडिक्ट। गुफाओं में इसने छैनी हथौड़े से कुछ लिखवा दिया। भैया पत्थरों पे कैसे लिखते थे? छैनी हथौड़े से। आपने देखी नेम प्लेट घर पर, तो नाम लिख देते हैं ऐसे। ऐसे ही भाई साहब आपका होता था एक स्तंभ लेख। क्या? स्तंभ लेख होता था, कोई पिलर बनाया, जैसे सारनाथ स्तंभ आप सब ने देखा है कि नहीं? सारनाथ स्तंभ आप लोगों ने देखा है कि नहीं? पिलर एडिक्ट होता था।
और एक मेरे मित्र होता था आपका, क्या बोलेंगे, एक होता है अभिलेख। आप कहेंगे भैया शिलालेख और अभिलेख क्या है? तो शिला यानी पत्थरों पर, और पत्थरों के अलावा कहीं कुछ भी लिखवाया, मान के चलो किसी वस्त्र कपड़े पर लिखवा दिया, किसी कपड़े पर लिखवा दिया, अगर स्तंभ और शिला के अलावा कहीं आपका, मान के चलते शिला के अलावा अगर उसने लिखवा दिया, उसको दीवार पर, भित्ति पर लिखवा दिया, भित्ति पर दीवार पर कुछ लिखवा दिया, ठीक है, पत्ते पर कुछ लिखवा दिया, पत्ते पर भी कुछ लिखवा दिया, लोगों को मैसेज देने के लिए बहुत सारे पत्तों पर लिखवाया गया और भिजवाया गया। तो समझे बात को। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं बच्चे, अशोक के जो अभिलेख हैं वो कहां कहां से मिलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। कौन कौन सी जी भैया जी, समझें जरा। अशोक के नाम से संबंधित अभिलेख कहां पर मिले हैं? कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। आपसे पूछेगा उदय गोलान अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, नेटूर अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, मास्की अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तीनों कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। और गुर्जरा कहां से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। ये तीनों से अलग है। तो पूछा जाता है नेटूर शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो क्या बोलेंगे? अशोक के नाम के अभिलेख हमसे, रियली सॉरी, एक फोन था इंपॉर्टेंट, रिसीव करना ही था, ठीक है। बहुत बढ़िया रविंद्र सिंह जी, बहुत प्यार। क्या बोलेंगे? मास्की कर्नाटक, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। गुर्जरा मध्य प्रदेश। तो ये कौन से, ये कुछ अभिलेख मिले हैं जिनसे राजा का नाम अशोक मिलता है। क्या मिलते हैं? राजा का नाम अशोक। लेकिन अशोक नाम तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है। इस बात की पुष्टि कैसे हो कि ये वही मौर्य वंश के सम्राट या फिर अशोक महान ही है? तो अशोक महान के बारे में पता चलता है आपका बच्चे भवरू अभिलेख से। बहुत इंपॉर्टेंट है। भवरू अभिलेख जो राजस्थान में मिला उससे पुष्टि होती है। वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मगध का सम्राट देवनाम प्रियदर्शी। तो मगध पे तो एक ही अशोक ने शासन किया। तब पुष्टि होती है कि अभिलेख किसके हैं? ये अभिलेख अशोक के हैं। ठीक है, आगे आएंगे। अभिलेखों को खोजा किसने है? अशोक के अभिलेखों को टी फैंथेलर ने 1750 में खोजा। लेकिन खोज तो लिए गए लेकिन पढ़े नहीं गए। पढ़े किसने हैं? 1837 में पढ़े हैं जेम्स प्रिंसेप ने। क्या बोलेंगे? जेम्स प्रिंसेप ने। भाभी जी का फोन था? नहीं भैया, बैंक से फोन था मेरे दोस्त। और तुम कितना दिमाग लगाते हो, हैं पटी चलो। आओ आगे। अभिषेक अभिलेखों को किसने खोजा? टी फैंथेलर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेख पढ़ ही कोई नहीं पाया और पढ़ने में सफलता मिली 1837 में। समझ सकते हैं कितने सालों के बाद में? 87 ईयर्स चले गए। तो पढ़े गए तो भाषा देखी गई। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा भी अलग अलग है। जो प्यारे दोस्त आज का ये भारत है हमारा, भारत में उसने जितने भी अभिलेख लिखवाए, चाहे आंध्र प्रदेश में कोई लिखवाया, चाहे उसने ओडिशा में कुछ लिखवाया, चाहे उसने उत्तर प्रदेश में कुछ लिखवाया, यानी भारत में जो कुछ लिखवाया वो ब्राह्मी लिपि थी। भारत में कौन सी लिपि थी? बोलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 में हराया, तो अशोक का जन्म 304 में कैसे हुआ? आप बताओ, मैं राजेश बिश्नोई जी को क्या आंसर करूं? कोई सार है आपके प्रश्न का? चंद्रगुप्त मौर्य और इसका एक बेटा बिंदुसार। तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने ही बंद करने पड़ेंगे। बिंदुसार और इसके बाद में फिर अशोक। ये अगर 305 में किसी से लड़ रहा है तो बिंदुसार के जो अशोक का बेटा है 304 में क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताएं। इसने थोड़ी युद्ध करा, या मैंने ये थोड़ी कह दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध भूमि में था और उधर महल में उसके बच्चा हो गया? क्या रिलेट करना चाहते हो? थोड़ा सोचो भाई। वो उसका पोता है, बिंदुसार का पुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने
ओल्ड एज में है, बहुत व्यस्क अवस्था में, उसका बेटा बिंदुसार महल में अपनी पत्नी के साथ है। बेटे ऐसे पैदा होते हैं? ये कोई लॉजिक हुआ कि वो युद्ध लड़ रहा है तो उसके बेटे का बेटा नहीं हो सकता? अरे भाई साहब, चलो ये बेकार, तुम हाईलाइट क्यों करते हो ऐसे कमेंट्स? उस बच्चे का कमेंट देखो, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, तुमने तैयारी की है, तुमको पता होना चाहिए डाउट है ये नहीं है। उस बच्चे का डाउट दिखाओ जो अच्छा डाउट हो। अशोक ने अभिलेखों की भाषा भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखवाए हैं। ठीक है दोस्त, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि। तुम्हारी वजह से अच्छे बच्चों का समय खराब होता है और तुम समझते नहीं हो। तुमसे मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, भाई साहब आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, लेकिन तुम्हें मतलब ही नहीं है। ठीक है, मास्टर कुछ कहता होगा, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है। हम अपने घर, मास्टर अपने घर हैं। ब्राह्मी लिपि, समझदार बच्चे बने। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान में भी कुछ अभिलेख मिले, अरमाइक लिपि। एशिया माइनर का मतलब जो ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, इधर वाला स्थान वाला जो क्षेत्र है, तुर्की वाला जो क्षेत्र है, वहां ग्रीक लिपि। ग्रीक लिपि तो बहुत बार, अन्य तो नहीं पूछे जाते लेकिन भारत का बहुत पूछा जाता है दोस्त, कि अशोक ने जो अपने संदेश लोगों को दिए, संदेश देता था ये अभिलेखों के माध्यम से, तो भारत में किस भाषा में उसने संदेश लिखवाए? तो आप कहेंगे भैया जी ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि ने, भैया एक राजा पूरे भारतवर्ष में कैसे शासन कर लेता था? तो बच्चे शासन ऐसे ले करता था आपका, कि अपने मंत्रियों की मदद से। जैसे अशोक का ही देखो आप, अशोक का शासनकाल अगर मैं आपको बताऊं, ये अशोक का शासनकाल है, या उसके क्षेत्र की मैं बात करूं, अशोक का क्षेत्र इस तरह से था। यानी कि ये समझ रहे हो आप, बैटमैन वाला जो साइन है, ये अशोक का क्षेत्रफल है। अशोक का क्षेत्रफल है ये। यानी अशोक का राज्य सिर्फ साउथ में नहीं रहा। तो बच्चे अकेला कैसे शासन करते थे? जैसे आज देश में प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, अन्य मंत्री चलाते हैं, ऐसे ही चलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? सही आए तो बताएंगे। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं वीडियो रुकी हुई है। अरे तो सारा टाइम वीडियो रुकने में चला जाए, क्या समस्या क्या है? ओबीएस को ठीक क्यों नहीं करते हो इसको भाई? हम्म, गुरुजी आप एक ही जगह चिपक गए हो। अभी चली वीडियो बताएंगे एक बार, आज शायद कुछ इशू है बच्चे, एक बार बोलेंगे सारे दोस्त, फिर रुक गई है शायद। हेलो हेलो प्यारे मित्र, एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है? उम्मीद करूंगा इस बार आवाज ठीक पहुंची होगी। तो अशोक जो शासन कर रहा, अशोक का शासन कहानी है सिर्फ दक्षिण के राज्यों में नहीं है, बाकी अशोक का शासन सारे में है। ठीक है, लिपि मैंने बता दिया, अशोक ने जो मैसेज लिखे। अशोक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध दोस्त मैंने आपको बताया, कलिंग युद्ध अशोक ने कब लड़ा है, बताएंगे एक बार। अशोक गद्दी पर कब बैठा? 269 बीसी। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है बीसी क्या है? पेपर के एक दिन पहले भी पूछोगे बीसी क्या है, बोलेंगे जी एक बार। 269 बीसी। मैंने आपसे कहा बच्चे क्लास क्रम से देखें, सारी चीजें क्लियर होंगी। बीच में आके लाइव क्लास से जुड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं है। मैं आप लोगों का आज अंतिम कमेंट पढ़ रहा हूं, ये मतलब खराब बच्चों का अंतिम कमेंट। अच्छे बच्चों के कमेंट्स हम लेते रहेंगे, खराब बच्चे कोई उम्मीद ना रखें कि उनका कोई कमेंट पढ़ा जाएगा कि बीसी क्या है, एडी क्या है। क्रम से पढ़ो, सब समझ में आएगा, आगे आएंगे। और तुम में से कोई सब मिला ना मुझे ऐसे एक लिखता हुआ जो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, उसको ब्लॉक कर देना, फिर वो चुपचाप बैठ कर पढ़ेगा, कमेंट नहीं कर पाएगा। कलिंग युद्ध कौन से वर्ष लड़ा? 8वें वर्ष लड़ा। अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो किस युद्ध से हुआ है? सारे अच्छे बच्चे क्लास पर फोकस करेंगे। अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ है,
हृदय परिवर्तन हुआ है वो किससे हुआ है? आपका हृदय परिवर्तन वो कलिंग युद्ध से हुआ है। कलिंग युद्ध कहां जाकर के लड़ा? ओडिशा में। अच्छा भैया, अशोक तो पाटलिपुत्र की तरफ है। अशोक कहां है? पाटलिपुत्र की तरफ है। तो ये ओडिशा जाकर के युद्ध लड़ता है। इसके दो कारण बताए जाते हैं कलिंग युद्ध के। एक तो दोस्त कारण बताया जाता है कि कलिंग के पास बहुत मजबूत हाथी थे, बहुत शानदार हाथी थे। हाथी तो भैया मगध के पास भी अच्छे थे, यहाँ के जंगलों में भी शानदार हाथी जो युद्ध में काम आते थे वह मिलते थे। लेकिन कलिंग के हाथी विश्व भर में प्रसिद्ध थे। तो अशोक ने डिमांड की कि अपने कुछ हाथियों को हमको सौंपा जाए, तो इन्होंने मना कर दिया, बोले कि हम हाथी नहीं देंगे। अच्छा, दूसरा कारण बताया जाता है साम्राज्य विस्तार के लिए, कि सभी राजा अपने क्षेत्रफल को बड़ा करने के लिए। ठीक है। तीसरा कारण बताया जाता है कि अशोक जब एक बार वन में भ्रमण कर रहा था तो यहाँ की राजकुमारी से इनको प्रेम हो गया। राजकुमारी से प्रेम हो गया तो राजा के पास गए, संदेश भिजवाया कि वही शादी करे सम्राट अशोक से। बच्चे एक बार बताएंगे मुझे, मेरी आवाज आप लोगों तक सही पहुंच रही है या नहीं? बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं सर क्लास रुक रहा है। ठीक है, ओके, आवाज ठीक है। थम्स अप करेंगे सारे बच्चे जिनके पास आवाज ठीक पहुंच रही है। तो अशोक को बच्चे प्रेम हो जाता है, मैंने बोला। तो ये जाता है, अपना प्रपोजल भिजवाता है कि जी भाई शादी करे। लेकिन इस कलिंग का एक नियम था, ये अपनी लड़कियों की शादी कलिंग से बाहर नहीं करते थे। कलिंग से बाहर नहीं करते थे। तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई सम्राट अशोक से ही, लेकिन हम नियम है, हम शादी नहीं करेंगे। तो सम्राट अशोक ने युद्ध के आदेश दिए। एक कारण हाथी बताया गया, एक साम्राज्य विस्तार, एक अशोक की प्रेम कहानी। अशोक के हृदय परिवर्तन की भी दो कहानियां मिलती हैं कि उसने 1 लाख लाश इस कलिंग के मैदान में देखी पड़ी हुई। 1.5 लाख आदमी बंदी थे, बच्चे औरतें सब एकदम से मरणासन अवस्था में मरे हुए पड़े थे। कहते हैं कि ये जो मुंह पर आपने देखा हो मुकुट सा पहन के लड़ते थे, पूरा हेलमेट, कलिंग के लड़ा के इसी तरह थे। एक गर्दन पर वार हुआ अशोक की तलवार का, और कहते एक उसकी जो प्रेमिका थी उसी की गर्दन उसके सामने आके गिरी। जब गर्दन कटी, क्योंकि उसने सम्राट अशोक को कहते कि देखा नहीं था, सम्राट अशोक ने उसको देखा था, तो वो पता ही नहीं चल पाई मैं सम्राट अशोक से लड़ रही हूँ। असंभवतः सम्राट अशोक भी उसी तरह का, मौर्यकालीन लोग भी अपने चेहरे को ढक करके एक पतला सा सिर्फ आंखों के यहाँ से निकला हुआ उस तरह के, जैसे आपने देखा हो 300 मूवी में किसी ने देखा हो, ऐसा हेलमेट युद्ध में अक्सर इस्तेमाल होते थे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर दो कहानियां मिलती हैं कि अशोक के हृदय परिवर्तन के पीछे एक कहानी ये है, एक कहानी ये है कि अशोक ने स्वयं को कलिंग की महिलाओं के समर्पित कर दिया और उसने कहा कि मेरे साथ आप जो करना चाहे वह कर सकते हैं। और कहते हुए विक्षिप्त अवस्था में घंटों वहीं पड़ा रहा। कलिंग की 2 राजधानी है, तोसली इसकी उत्तरी राजधानी थी, दक्षिणी राजधानी इसकी जोगढ़ थी। कौन सी? जोगढ़। जोगढ़ भी कहाँ है? उड़ीसा में ही है। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। राजा यहाँ का पद्मनाभ था जब ये युद्ध हुआ। किस नदी के किनारे ये युद्ध हुआ है? दया नदी के किनारे हुआ। अशोक की नीति यहाँ पर चेंज हो गई। भेरी घोष की नीति, क्या बोलेंगे? अशोक की जो नीति थी भेरी घोष की नीति, यानी अशोक युद्ध की नीति में जो विश्वास रखता था, कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म नीति या धम्म घोष की नीति को अपनाया। धम्म यानी कि धर्म, इंसानियत के प्रचार को उसने अपनाया। जो अभी तक युद्धों में विश्वास रखता था उसका विश्वास अब क्या हो गया बच्चे? शांति का मार्ग हो गया। क्या बोलेंगे? वो शांति का मार्ग उसने अपना लिया। एक बच्चे ने पूछा भैया अशोक जब गद्दी पर था उस समय, बच्चे अशोक गवर्नर था आपका अवंती का, उज्जैनी का। ये बच्चे आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि अवंती का वो राज्यपाल था गद्दी पे बैठने से पहले, जहां उसके पिता ने उसको गवर्नर बना के रखा हुआ था। वेरी गुड, बहुत सारा ऐसे बच्चों की आवश्यकता है। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको? ये बात समझ गए। और
ये जो कलिंग युद्ध है इसका जो वर्णन मिलता है हमको अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में? अशोक ने 14 बच्चे लेख लिखवाए। अशोक के 13वें शिलालेख में, जो 13वां रॉक एडिक्ट है, लेख में वर्णन मिलता है। और हमेशा प्रश्न पूछता है एसएससी, सारे प्रश्न पूछता। कलिंग युद्ध कब हुआ? बहुत पूछा जाता। 261 BC में हुआ। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में कलिंग युद्ध किया? 8वें वर्ष में किया। किस नदी के किनारे हुआ? दया नदी के किनारे हुआ। इस कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली ही मैक्सिमम पूछा जाता है, लेकिन दक्षिणी राजधानी भी पूछ ले तो जोगढ़ कहेंगे। बहुत बढ़िया नेहा चौधरी, बहुत शाबाश, वेरी गुड। चलें आगे। ठीक है। बौद्ध धर्म की प्रेरणा उसे अपने भतीजे निगरोध से ली और शिक्षा उपगुप्त से ली। यहां पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अशोक का हृदय एकदम से बौद्ध धर्म की तरफ नहीं बढ़ गया, एकदम से उसने शांति का जो मार्ग है एकदम से नहीं अपनाया। एक बार अशोक अपने साम्राज्य में बैठा हुआ था तो वहां पर कुछ बौद्ध भिक्षु आए, और जो बौद्ध भिक्षु आए उन्हीं बौद्ध भिक्षुओं में से एक निगरोध है जो इसका भतीजा है, क्योंकि इसके पिता जो सुशीम थे उनकी तो हत्या अशोक कर चुका था। तो इसको नहीं पता है कि वो इसका भतीजा है। तो मुलाकात होती है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जीवन से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का जवाब निगरोध, जो एक बौद्ध भिक्षु बन चुका था, अपने पिता की मौत के बाद में जान बचाई थी उन्होंने तो अपनी, वह बौद्ध भिक्षु बन गया, शांति का मार्ग उसने अपना लिया। तो उसने अशोक के जब सारे प्रश्नों के उत्तर दिए तो अशोक कहते हैं कि उसको गद्दी सौंपने को तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि अब बौद्ध भिक्षु है तो गद्दी कैसे स्वीकारेगा। अशोक को बाद में ज्ञात होता है कि यह उसका भतीजा है, तभी वह उसको वह प्रपोजल देता है कि मैं तुमको राज सिंहासन देने को तैयार हूं, प्रभावित हो। तो कहते हैं बौद्ध धर्म की तरफ उसका जो रुख है वो काफी पहले से था, और ये घटना है बौद्ध इसके अशोक के राज्याभिषेक के 4थे वर्ष की, यानी 265 BC की ये घटना है। तो यानी कि वो बौद्ध धर्म की तरफ रुचि रख रहा था, तभी तो बौद्ध भिक्षुओं से मिल रहा था। ठीक है। शिक्षा ली, वह शिक्षा उपगुप्त से ली। फाइनल शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे, क्योंकि एक बच्चा तो मिलके मुलाकात करके चला गया। तो प्रेरणा क्या बोलोगे? आपका इंस्पायरेशन किससे लिया है? निगरोध से। और जो फाइनल एजुकेशन लिए वो उपगुप्त से लिए। अशोक की पत्नियों के नाम देवी मिलता है। इनकी पहली शादी है देवी से, जिससे महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र इनका पुत्र है, संघमित्रा पुत्री है, और चारुमती भी पुत्री है। ये किस पत्नी से थे इनके? ये देवी से थे। कारुवाकी का पुत्र तीवर है। और अशोक से पूछा जाता है सर्वाधिक प्रभाव अशोक पर किस पत्नी का था? सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था। अशोक के डिसीजंस पर कहते हैं बौद्ध धर्म की तरफ उसको विमुख करने वाली कारुवाकी ही है। सॉरी, विमुख बोला मैंने, बौद्ध धर्म की तरफ अभिमुख करने वाली, बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर करने वाली कौन है? कारुमुखी है, जिसके पुत्र का नाम तीवर है। ये पुत्र है, सन एंड डॉटर। पद्मावती इसका पुत्र है कुणाल। ये कौन है? कुणाल, सन लिख देते हैं, सन। ये उत्तराधिकारी। अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा है? अशोक के बाद गद्दी पर बैठा है कुणाल। बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रियांशु शुक्ला एक और मूर्ख बच्चे का परिचय देते हुए वो कह रहे हैं सर जी जब इसके भाई को मार दिया तो बच्चा कहां से आ गया? ये वो बच्चे हैं, मैं ये मान के चलता हूं, जिनको जन्म के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, किसी बच्चे के जन्म के बाद उसके पिता को नहीं मारा जा सकता? कितने भोले बच्चे हो तुमको ये भी नहीं पता बच्चे कैसे होते हैं, कब हो सकते हैं, किस स्थिति में हो सकते हैं, क्या होगा तुम्हारा जिंदगी में। बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है थोड़ा सा भी, कि अगर बच्चा जीवित है तो सीधी सी बात है उसके जन्म के बाद उसके पिता की मौत हुई है। अरे भैया चलो आ गए, कोई दिक्कत इस बात में? बौद्ध धर्म के प्रचार के अशोक ने श्रीलंका भेजा किस किस को? बौद्ध धर्म के प्रचार को अशोक ने जब प्रचार कराया है तो महेंद्र और संघमित्रा को कहां पर भेजा?
ऐसे दिशाओं में भेजता है। इधर भेजा श्रीलंका की तरफ अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। तक्षशिला इस दिशा में भेजा किसको? मध्यांतिक को। और जो हिमालयी क्षेत्र था, चीन और तिब्बत वाला जो क्षेत्र था, इधर भेजा मध्यम को। इसको भेजा है? मध्यम को भेजा है। तो अगर पूछे बौद्ध धर्म इतना प्रचारित प्रसारित क्यों हुआ, तो मैंने कहा सबसे अधिक क्षेत्रफल पर शासन करने वाला सम्राट अशोक जिस धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है, कहता है शांति का ये मैसेज सब जगह पहुंचना चाहिए। बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार कराया कि 84,000 स्तूप बनवाए। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर हैं, उसे तरह बौद्धों में क्या होते हैं? स्तूप होते हैं, पूजा स्थल। 84,000 स्तूप बनवाए। 84,000 स्तूप। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया। किसने करवाया? अशोक ने करवाया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर जी इसको महान क्यों कह रहे हैं, हत्यारा। बेटा बता चुका, सुनो तो सही मेरी बात। क्लास में क्या बोला मैंने, क्यों कह रहे हैं उसको? लेट जुड़ते हो क्लास से। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सर जी, आप बच्चे जो ना समझ होते हैं उनको बच्चों की तरह ही समझाते हैं। हाँ ये नटखट बच्चे हैं, कोई नहीं, पढ़ा करो बेटा अच्छे से, थोड़े से बौद्धिक हो जाओ ना। मूर्ख तो पूरी दुनिया पड़ी, 93% में क्यों जा रहे हो? ठीक है। एक बच्चा कह रहा चारुमती को कहाँ भेजा था? चारुमती को कहीं नहीं भेजा, कहीं भी नहीं। अशोक के शिलालेख कितने हैं? 14 हैं। अगर कहीं भेजा होता तो उसका वर्णन मिलता ना। स्तंभ लेख 7 हैं, गुहा लेख 3 हैं। तुम इधर उधर कुछ मत पूछा करो, जो मैं पढ़ाता हूं उसको फोकस किया करो, वो संपूर्ण इतिहास है ना। इधर उधर फोकस नहीं करना है। और अच्छे बच्चों से मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की है, फिर से कहता हूं, आपके हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट है, सिलेक्शन कन्वर्ट करोगे अगर कमेंट नहीं करोगे। जब सेलेक्ट हो जाओ मुझसे मिलने आओगे और आपकी आवाज़ में सुनना चाहूँगा कि भैया कमेंट नहीं किया था, क्योंकि आज तक सुनता आया हूँ। सही बताऊँ तो जो बच्चे सेलेक्ट होते मैंने उनका कभी नाम ही नहीं सुना। अदरवाइज आप देख लेना आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए अब से पहले किसी एग्जाम में। अगर आप सेलेक्ट हुए होगे, जैसे जीडी में सेलेक्ट हुए होगे और दिल्ली पुलिस तैयार, आपको पता आप कमेंट ना करने वाले बच्चे होंगे। लेकिन तुम कमेंट भर भर के करने वाले बच्चे होगे तो तुम जीडी में भी नहीं हुए होगे और यहाँ भी ना के बराबर चांस रहेंगे। ये बात गांठ बांध लो, क्योंकि जिस टाइम आप अपने कीपैड पे ध्यान रखे हुए हैं, सीधी सी बात अध्यापक उस समय बोल रहा है। भैया कलिंग का राजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है नारायण प्रजापति जी ने। भैया कलिंग का शासक तो खारवेल है बच्चे, वो शुरुआती शासकों में से एक है। कलिंग पे एक शासक नहीं रहा बच्चे, कलिंग तो एक जगह है। ऐसा थोड़ी है सिर्फ खारवेल ही शासक रहेगा वहां पर, कलिंग में बहुत सारे शासक हुए, बात करेंगे उसकी भी, कोई दिक्कत। मैंने बता दिया शिलालेख जो पत्थरों पर लिखे गए, जो पिलर्स पर लिखे गए, कॉलम्स पर लिखे गए। गुहा लेख जो बच्चे आपका कैवलरी नहीं, क्या बोलोगे, केव एडिक्ट थे, केव आर्टिकल्स बोलते थे, गुफाओं में लिखे गए। कहां पर? गुफाओं में अंदर। अशोक के 14 शिलालेख, 14 शिलालेख मैं बताऊंगा कौन कौन से महत्वपूर्ण है। पहला शिलालेख जिसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा की है, अहिंसा का मार्ग बताया है और कहा है समस्त प्रजा हमारी संतान है। समस्त प्रजा को पुत्र नहीं संतान कहा है, समस्त प्रजा हमारी संतान है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है अशोक ने पशु चिकित्सा की बात और दक्षिण राज्यों का उल्लेख, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे इस तरह से कि अशोक ने दक्षिण राज्यों का उल्लेख अपने किस शिलालेख में किया है, किस शिलालेख में? तो क्या बोलोगे आपका? भैया दक्षिण का दूसरे में, और चेर, चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र, क्या बोलोगे? केरल पुत्र, ठीक है, ये दक्षिण में। मैंने आपसे अभी एक बात कही थी कि अशोक का जो क्षेत्रफल है, जो राज्य है, वो सिर्फ कहां पर नहीं था मित्र? दक्षिण में नहीं था। मैंने आपको एक मैप बताया था कि अशोक का जो साम्राज्य है वो कहां नहीं था? सिर्फ दक्षिण में नहीं था। और दक्षिण के जो ये राज्य हैं, दक्षिण के जो ये राज्य हैं, उन्हीं का वर्णन अशोक कहां पर करता है? अशोक दूसरे शिलालेख में करता है, ठीक है, पत्थरों पर उसने लिखवाया इसके बारे में। तीसरे में 3 अधिकारी, रज्जुक,
युक्तक और प्रदेशक का वर्णन करता है। जब उसने इस मार्ग को अपना लिया तो उसने कहा कि जो प्रजा है उस प्रजा की देखरेख के लिए 3 अधिकारी रहेंगे। 3 में 3 अधिकारी हैं जो प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण करेंगे पूरे राज्य का, यानी जो शासन क्षेत्र है, और ये बताएंगे कि कहां पर जनता के हित के कार्य नहीं है। एक रिपोर्ट सौंपेंगे और राजा उस पर काम करेगा। भोरी घोष नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई गई। भेरी घोष कौन सा है, ये कौन सी नीति थी, जरा बताएं कमेंट सेक्शन में। अब करो बच्चे अच्छे वाले कमेंट। भेरी घोष किस प्रकार की नीति थी? अशोक विश्वास रखता था भैया अपने शुरुआती जीवन में इस पर, युद्ध की नीति पर, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद बदला तो क्या बोलेंगे, धम्म घोष की नीति अपनाई। इसके बारे में चौथे शिलालेख में धम्म महामात्रों की, जो लोगों को ये मार्ग बताते थे कि धम्म का मतलब संस्कृत के धर्म से ही बना है, और धर्म क्या है, जो लोगों के हित के लिए काम करे। तो अशोक का जो मार्ग है वो धम्म है। और धम्म महामात्रों के बारे में किसमें, 5 में पता चलता है। 3 अधिकारियों के बारे में, रज्जुक, युक्तक, प्रदेशक 3 में, धम्म महामात्र शिक्षा के लिए। वेरी गुड आंसर, ये अच्छे बच्चे हैं। ये आंसर मैं तुम्हारे चाहता हूं, जब मैं बोलूं आंसर करो तब करना। बहुत शाबाश। एक बच्चे ने लिख दिया मारकाट की नीति थी। तो 14 के 14 शिलालेख नहीं पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण है उनकी बात कर रहे हैं। छठा इंपोर्टेंट है, पहला, दूसरा, छठा। छठे में अशोक ने आत्मनियंत्रण की बात की है, यानी जन कल्याण की यदि कोई बात है तो उसको किसी भी समय अवगत कराया जा सकता है। यहां पर आप समझ सकते हैं किस प्रकार का शासक अशोक रहा होगा। अशोक स्टेटमेंट देता है, चाहे मैं खाना खाता हूं, चाहे मैं सोता हूं, या चाहे मैं घोड़े पर सवार हूं, चाहे मैं किसी भी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में हूं, लेकिन जनता के हित की कोई बात है और उसके बीच में कुछ बाधा आ रही है तो मुझे तुरंत सूचना दी जाए, चाहे मैं किसी भी अवस्था में हूं। अशोक लिखता है कि मैं इस प्रजा के लिए समस्त जो मेरा जीवन है, जितना भी काम मैं करता हूं वह मुझको कम लगता है, मुझे उससे संतुष्टि नहीं होती। तो जितने भी जनहित के कार्य हैं उनके बारे में मुझे शीघ्र से शीघ्र, जल्द से जल्द बताया जाए। समझे? क्या बोलेंगे, आत्मनियंत्रण। यदि जन कल्याण की बात है तो उसको अधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। धार्मिक समन्वय, यानी कि सबके बीच एक मेलजोल होना चाहिए। धार्मिक समन्वय, ये सब इधर नहीं आएगा, ये सब इधर आएगा। 8वें में धम्म यात्रा बताता है। धम्म यानी कि जो बौद्ध धर्म के स्थान हैं, बौद्ध धर्म के स्थानों की जो अशोक ने यात्रा की है, तो बुद्ध से संबंधित स्थानों पर गया। तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहां प्राप्त किया था, बौद्ध गया। तो धम्म यात्रा क्या बोलेंगे, उसने 259 में बौद्ध गया की। अशोक गद्दी पर कब बैठा, 269। तो 259 में बौद्ध गया। तो कौन से वर्ष गया, 10वें वर्ष गया। एसएससी पूछ चुका है कि अशोक ने अपने शासन काल के कौन से वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की। ठीक है। 249 बीसी लुम्बिनी, यानी कौन से वर्ष, 20वें वर्ष ये कहां गया। अम्मी कुमार जी बहुत थैंक यू, वेरी गुड। मनीषा राठौड़ जी बहुत शाबाश। बच्चे आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको हमेशा सिलेक्शन मिलता है, वेरी गुड, शाबाश। 249 बीसी लुम्बिनी 20वें वर्ष में। कलिंग युद्ध के बारे में कहां पर बताया गया है, 13वें शिलालेख में। और 14वें में आपका बच्चे सद्भावना को बताया गया है। अब लिखे जरा कि कलिंग जो युद्ध हुआ वो किस नदी के किनारे हुआ था। बोलेंगे एक बार, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सर जी 1 घंटे से पूछ रहा हूं चाणक्य जी कहां गए। बेटा चाणक्य जी अभी घूमने गए हैं, चाणक्य जी अभी घूमने गए हैं। कल की क्लास में बता दिया दोस्त, कल की क्लास पढ़ें चाणक्य जी कहां गए। ठीक है, आगे आएंगे।
1 घंटे से क्यों पूछ रहे हो आप? कल की आप क्लास कर लेते 1 घंटे की तो आपको सारे आंसर मिल गए होते। ये दर्शाता है कि आप अपने सिलेक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि पिछली क्लास की नहीं की होती तो पता होता। और आप कह रहे हैं कि 1 घंटे से पूछ रहा हो, इसका मतलब कमेंट भी 1 घंटे कर रहे हो। अरे भाई साहब, तुम्हारा क्या करूं, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। कितने शिलालेख थे जरा बताएं? 14। 14 शिलालेखों को हम 14 राजाज्ञा कहते हैं, यानी राजा की आज्ञा। लेकिन ये 14 शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं। कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से। मोस्ट इंपोर्टेंट है आजकल एसएससी अशोक के शिलालेखों के स्थान। 3 तो मैंने पहले बताए, तीनों कहां पर हैं? कर्नाटक में, एक गुर्जरा एमपी में है और भवरू राजस्थान में। बाकी उदयगोलान, नेटूर, ये कहां बताए मैंने आपको? मास्की, कर्नाटक में। याद रखना दोस्त हमेशा। शाहबाज गढ़ी जो अलेख है, ये सारे क्या हैं? अभिलेख हैं। आपसे पूछे शाहबाज गढ़ी जो अभिलेख अशोक ने लिखवाया किस स्थान पर मिला है? पाकिस्तान में। मानसेहरा कहां पर मिला है? पाकिस्तान में। कालसी अभिलेख का संबंध कहां से मिला है? उत्तराखंड से। धौली और जौगढ़ कहां के हैं? उड़ीसा के। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कभी प्रीवियस ईयर का अध्ययन करोगे तो। एरागुडी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। सोपारा अभिलेख कहां का है? आपका महाराष्ट्र का है। और गिरनार अभिलेख का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है। इन 8 स्थानों से वो 14 मैसेज मिले हैं। आप कहेंगे भैया मैसेज तो 14 हैं और स्थान 8 है, तो एक स्थान पर एक से ज्यादा मैसेज हो सकते हैं। सर जी रुमनदेई सबसे छोटा अभिलेख है ना? हाँ, वो लघु अभिलेख है बच्चे, शिलालेख नहीं। शिलालेखों में तो सबसे बड़ा शिलालेख वो हम मानते हैं 13वें शिलालेख को, लेकिन लघु की बात करें तो फिर रुमनदेई की बात आएगी। रुमनदेई नेपाल से मिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। ये बच्चे चाहिए मुझे सिलेक्शन के लिए, इनको बोलते हैं बहुत शानदार बच्चे। लघु स्तंभ लेख हैं, ये छोटे वाले हैं। लघु स्तंभ लेख ये छोटे वाले हैं दोस्त। जैसे आपने प्रश्न पूछा, इसमें 4 बहुत प्रचलित है। जैसे आपका एक है सारनाथ, जिससे हमारे देश का प्रतीक चिन्ह लिया गया है। सारनाथ जानते हो ना, सारनाथ स्तंभ। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे सारनाथ स्तंभ के बारे में जानते ही नहीं है? सांची, सांची स्तूप भी अशोक के द्वारा, सांची स्तंभ बोलते हैं इसको। ये कहाँ पर है? सारनाथ तो बच्चे उत्तर प्रदेश में बनवाया था। सांची रायसेन में है, एमपी में। रायसेन एमपी में है। ये लघु है, छोटे स्तंभ लेख हैं, छोटी जानकारियां उसने यहां से दी। रुमनदेई है, ये नेपाल क्षेत्र में, उसने जो नेपाल का तराई क्षेत्र है। तराई का मतलब होता है बच्चे नम मिट्टी वाला स्थान। नेपाल तराई क्षेत्र है। और चौथा आपका बहुत प्रचलित है निगलीवा। निगलीवा स्तंभ लेख कहां से मिला है? तो ये भी आपका नेपाल से, तराई क्षेत्र से मिला है। इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया सर। कहीं कहीं पर नंदराज का नाम लिखा मिलता है आपका। हाँ, नंदराज का वर्णन मिलता है। नंदराज बच्चे महापद्मनाभ का ही नाम है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भैया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? लिख चुके हैं इतना, लिखेंगे आराम से। सर जी अशोक की डेथ कैसे हुई? बेटा अभी तो अशोक को पढ़ ही रहे हैं, मार क्यों रहे हो उसको अभी? बोले एक बार। सर जी ये तो बड़े कमाल की बात हुई कि उसकी जो लिपि है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए उसने अलग रखी है। तो क्या उसको पता था वो अलग होंगे? नहीं, अलग होने का पता नहीं है। ऐसे नहीं है कि बच्चे ब्राह्मी लिपि के सिर्फ भारत में मिले, अफगानिस्तान में मिले हैं, लेकिन अधिकांश संख्या ज्यादा है। बोले ज्यादा संख्या में मिले हैं, तो अलग होने की तरह की वजह से नहीं लिख पा रहा है वो। चलो बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतना नोट करेंगे पहले आराम से, तब आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने पूछा अशोक जी मरा कैसे? ये सब कहानियां आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए कि किसी की मौत कैसे हुई। कभी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अकबर की दस्त लगने से मौत होती है, डायरा हो गया उसको, पेचिस हो गया। अशोक की बड़ी दर्दनाक मौत हुई है।
आप सोचो, जो व्यक्ति पूरी दुनिया में मैसेज देता है अच्छाई का, तो उसने अपने जो राजकोष था, जो धन था, उसको भी लुटा दिया खुले हाथों से। तो संप्रति इसका ही एक वंशज होगा अशोक का। संप्रति उस धन पर रोक लगा देता है, कहता है अशोक बहुत हुआ, अब ये पैसा जितना तुम दे चुके हो बहुत दिया, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे क्या? अशोक इस समय बूढ़ा हो चुका था और अशोक की मृत्यु का कारण तुम जानोगे। अशोक के धन, उसके खर्चों में इतनी कटौती की गई कि अंत में तो सम्राट अशोक को सिर्फ आधा आंवला दिया जाने लगा। पूरे दिन में आधा आंवला खाओ और तड़पो, भूख से तड़पो। इस तरह महान सम्राट अशोक की मौत हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जनता जिसको उसने इतना अच्छा मार्ग दिया, वो जनता जिसको उसने शांति का मार्ग दिया, क्या वह उसकी मदद के लिए नहीं आई? कोई अन्य व्यक्ति उसकी मदद के लिए नहीं आया? नहीं दोस्त, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत? सर पीडीएफ से नोट्स बना दिया करें। हाँ बिल्कुल बना लिया करो। छोटे बच्चों की तरह नोट्स नहीं बनाना है कि आधे घंटे तक लिख रहे हो एक ही स्लाइड को, छाप छाप के एक एक अक्षर। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है भैया। क्या सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है? हाँ जी, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है, देख सकते हैं। ठीक है, श्रीनगर की जो स्थापना है वो अशोक ने की है, बिल्कुल किनारे पर लिख सकते हैं। अभिषेक जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। लिख चुके? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलें। हाँ, ऐसा नहीं है पता चले कि भैया लिखने में ही लग रहे हो एक स्लाइड को पूरे 1 घंटा हो गया। आगे देखें, अशोक के स्तंभ लेख। ये तो 14 क्या थे? शिलालेख। मैंने आपको समझाया शिलालेख कौन से, जो पत्थरों पर लिखवाए। स्तंभ लेख जो पिलर पर लिखवाए, दिल्ली टोपरा। पहला दिल्ली टोपरा। टोपरा कहां पर स्थित है? ये हरियाणा में। इसको दिल्ली टोपरा इसीलिए कहते हैं क्योंकि अशोक ने तो इसको टोपरा में ही बनवाया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक आएगा, एक तुगलक वंश का शासक, वो इसको लेकर के आएगा दिल्ली, खिंचवा कर लाएगा इसको, बोलेगा दिल्ली में रखो इस मैसेज को ला करके। एक पिलर था, उस पिलर पर मैसेज रहते थे। इसमें इंटरनेट चला हुआ है, टाइपिंग का आ रहा है ऑप्शन, कीबोर्ड लगाना पड़ेगा। रोज यही बात कहते हो, कीबोर्ड लगाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मुझे बच्चों को कुछ दिखाना है, कभी दिखा पाए हम? बताओ। है भाई, आ रहा है आज कीबोर्ड ऑटोमेटिक। तुम्हें पता ही नहीं है, मतलब तुम कीबोर्ड लेने को भाग रहे हो। है भाई, किसी ने वो कर भी दिया और तुमको पता भी नहीं है। ये देखो बच्चे क्या होता है, कैसे होते थे एडिक्ट, थोड़ा आइडिया लगेगा। ये बड़े नटखट बच्चे देख रहे हो, इनको पता भी नहीं है कि ये हो चुका है और वो स्क्रीन लेके भाग रहे। जैसे ये पिलर है, ये दिख रहा है कुछ लिखा हुआ आप लोगों को इस पिलर पर या नहीं? ध्यान से देखना बच्चे। ओहो, पैसे मांगता है यार हमसे क्यों पैसे मांग रहे हो, हम तो फ्रीक का काम है। ये रुक जाओ, देखें भाई इसको। अरे भाई ये देखो भाई, फटाफट से कुछ दिखता है आप लोगों को इस पे लिखा हुआ? नहीं दिखता। तो ये लिपि है, और ये क्या है? एक पिलर है, एक पिलर है, एक पिलर पर लिखी हुई लिपि है। समझे बात को? अब आइडिया होगा। अच्छा भैया, ऐसे छेनी हथौड़े से लिखवाते थे? हाँ जी। तो उसने कहाँ लिखवाया मैसेज को? टोपरा में। दिल्ली आया तो दिल्ली टोपरा नाम पड़ा। एक लिखवाया मेरठ में, उसको भी दिल्ली ले आया। ये दोनों के दोनों फिरोज शाह तुगलक लेकर के आया था दिल्ली। FST फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। ठीक है, तीसरा कोसाम्बी में है, चौथा लोरिया नंदनगढ़ है, लोरिया अरारोजा और रामपुरवा, ये तीनों के तीनों चंपारण बिहार में है। कभी भी आपसे पूछे अशोक द्वारा लिखा गया लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख, जिसको स्तंभ लेख कहते हैं, कहाँ पर है? चंपारण बिहार में है। अशोक स्तंभ लेख के बारे में तो सब जानते ही हैं। ये कहाँ पर था? ये प्रयागराज में था। प्रयागराज तो बाद में आया, क्या बोलेंगे? इसको कौन लेके आया? ये लिख लो, पहले कोसाम्बी था, पहले कोशाम्बी में था, बाद में अकबर कहाँ लेकर के आया? इलाहाबाद।
अकबर इलाहाबाद लाया, इलाहाबाद लाया। इसीलिए इस अशोक स्तंभ लेख को हम प्रयाग स्तंभ लेख भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयाग स्तंभ लेख भी दोस्त इसको हम कहते हैं। ठीक है मित्र। तो 14 शिलालेख कहां से मिले? 8 स्थानों से। थम्स अप करके बताओ 8 स्थान। कल क्लास में मैं आऊंगा तब तक याद रखेंगे। ये कौन से? ये 7 स्तंभ लेख हैं। गुहा लेखों की स्थिति आपको याद नहीं करनी है। बोलेंगे भैया भैया फिरोज शाह तुगलक के, हाँ फिरोज शाह तुगलक के समय पढ़ेंगे इसको हम। ठीक है, लिख चुके। अशोक के स्तंभ लेख दो, इन दोनों के दोनों को दिल्ली से कहाँ ले आया? फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया, इसीलिए इनका नाम पड़ा है दिल्ली। था तो ये टोपरा में। ये वाला कहाँ था? मेरठ में अशोक ने बनवाया। कोसाम्बी, कोसाम्बी में ही है। लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरारोज और रामपुरवा, ये 3 चंपारण बिहार में है। अशोक स्तंभ लेख जिसको प्रयाग स्तंभ लेख कहते हैं, पहले कोसाम्बी में था, बाद में इसको अशोक कहाँ लेकर के आया? अशोक के अभिलेख को अकबर लेकर के आया, इसलिए इसको प्रयाग लेख कहते हैं। ठीक है। मौर्य काल 3 भागों में विभाजित था। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मौर्य काल 3 भागों में विभाजित से पहले यहां समझेंगे। अशोक के उत्तराधिकारी भी लिख लेना। अशोक के उत्तराधिकारी कौन बना, जरा बताएंगे? अशोक के उत्तराधिकारी यानी अशोक के बाद में कौन शासक बने? क्योंकि अशोक तो मित्र कब तक रहा? आप कहेंगे भैया अशोक रहा है हमारा 269 से लेकर के 232। तो 232 से लेकर के 232 बीसी से लेकर के शुरू करके 184 बीसी तक, 184 185 बीसी तक जो रहे हैं, ये अशोक के उत्तराधिकारी रहे, जिसमें पहला नाम आता है कुणाल का। कुणाल, जिनके बारे में बहुत विवरण नहीं मिलता है। दूसरा नाम आता है दशरथ का। फिर नाम आता है कि इस गद्दी को हत्या लिया संप्रीति ने, जिसने अशोक पर बहुत सारी रोक लगा दी थी। और चौथा था आपका बच्चे, चौथा क्या इसमें बोलते हैं 12वां शासक ये है। 12वां शासक है, तो अंतिम लिखिए, चौथा नहीं लिखिए। अंतिम शासक मौर्य वंश का कौन है? अंतिम शासक था बृहद्रथ। और दोस्त हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक आपका? अभी तक मेरे दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य को, जिसमें मैंने आपको हर्यक वंश पढ़ाया। उम्मीद करूंगा अच्छे बच्चों के लिए टू द टिप्स रहा होगा। शिशुनाग वंश हमने पढ़ा, नंद वंश हमने पढ़ा, नंद वंश के बाद में सिकंदर, आचार्य चाणक्य, महान चाणक्य जी को हमने पढ़ा। पूरा मौर्य वंश हमने पढ़ा। मैंने बोला हर्यक वंश की, हर्यक वंश ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आने वाले? चारों के चारों किसके अंतर्गत आने वाले? मगध के अंतर्गत। तो मगध का संस्थापक कौन था? आप कहेंगे भैया बृहद्रथ था। और मगध का अंत भी कहाँ पर हुआ है? मगध का अंतिम वंश मौर्य वंश का अंत भी किस पर हुआ है? तो आपको मेरा स्टेटमेंट याद है कि बृहद्रथ से शुरू होगा मेरे भाई, और बृहद्रथ पर ही खत्म होगा। बृहद्रथ पर ही खत्म होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल भाई, गले मिलेंगे। आपका इंतजार है, आप जब सिलेक्शन लेके आओगे, लेकिन ऊर्जा इतनी ही रहनी चाहिए जितनी इस कमेंट में है। आप सिलेक्शन लेके आओ, गले मिलने को तैयार है, और उससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ कुछ होती नहीं है। वो इमोशंस सबसे बेहतरीन होते हैं। अब आते हैं मौर्य काल पर। मौर्य काल 3 भागों में विभाजित था, यानी कि जो मौर्य वंश है, एक होता था आपका नाभिकीय भाग सबसे अंदर का, फिर होता था मुख्य भाग आपका, फिर होता था दूरवर्ती क्षेत्र। तो उसी तरह से वो सुरक्षा भी देते थे। पूछते हैं मौर्य काल में जो मौर्य प्रशासन है या मौर्य सीमा कितने भागों में विभाजित थी? 3 भागों में। नाभिकीय, न्यूक्लियर पार्ट, मेन पार्ट और रिमोट एरियाज। सुरक्षा की दृष्टि से था। समाज कैसा था मौर्य काल में? पितृसत्तात्मक था। भाषा कौन सी चलती थी मौर्य काल में? संस्कृत, प्राकृत। क्योंकि संस्कृत किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य ने जब तक जैन को स्वीकार नहीं किया तो शुरू में संस्कृत रही। ठीक है, वह आपका उस समय भगवान शिव का उपासक हुआ करता था। फिर प्राकृत हुई, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपना लिया? जैन को। और आपका बिंदुसार भी कुछ इस तरह से बना रहा। बिंदुसार का अन्य धर्मों में भी बोलते, भगवान शिव जी की पूजा भी बिंदुसार करता, और जैनिज्म की तरफ भी था। लेकिन फिर आता है आपका कौन? अशोक। तो अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया,
अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो भाषा भी कौन सी हो गई होगी? पाली। तो सम्राट अशोक ने राजकीय भाषा इसको घोषित कर दिया। ठीक है, चलो भाई। मुद्रा कौन सी है? मुद्रा इसकी पण है, पण, मुद्रा पण है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बबलू, वेरी गुड। इकलाश खान, बहुत शानदार। देव नाम प्रियदर्शी अशोक की उपाधि है क्या गुरुजी? बिल्कुल दिव्या। सर जी मैं आपसे पूछती तो आप मूर्ख बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मूर्खता का प्रश्न करोगे, देवनाम प्रिय, अब देखो ये भी तुम्हारा मूर्खता का प्रश्न है। अच्छा सारे बच्चे बताओ क्लास के, अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी, ये बात मैंने बताई कि नहीं बताई? क्लास के शुरुआत में दिव्या बच्चे बता दी और अब क्लास के अंत में पूछ रहे, तो आप मूर्ख तो हो ही। वही बात पूछ रहे थे, बता दी। चलो जी, बोलेंगे, बहुत बढ़िया। भैया अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक क्या था? अशोक तब ब्राह्मण धर्म को मानता था बच्चे। अशोक तब सनातन धर्म का पालन करता था। अशोक ने जैनिज्म धारा को नहीं अपनाया कभी भी। ठीक है, हाँ, अशोक के विनाश का कारण बिल्कुल उसका ये जो उसने धम्म नीति अपनाई, यही उसके विनाश का कारण बना। कहते अशोक अगर अपने पूर्वजों चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की तरह लड़ाका रहा होता तो उसका पतन नहीं होता, और साथ ही अपने पतन के साथ साथ में वह मौर्य समाज के पतन का कारण बना। देखो सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ बताया है। एक बच्चे ने अब भी लिखा है, कह रहा जी नहीं बताया। तो ये भी तुम्हारी तरह है दिव्या। आगे आएंगे, कुछ बच्चे नाम बुलाने के लिए करते। आज मैं खुद से प्रॉमिस करूंगा, मैं आप बच्चों के कमेंट पढ़ देता हूं, लेकिन आज से मैं, कल से 100% बेकार कमेंट्स वाले तुम्हारी छुट्टी, तुम लिखते लिखते थक जाओगे। ठीक है, अच्छा बच्चा तुम बन नहीं सकते। अब आते मौर्यकालीन अधिकारियों के बारे में। मौर्यकालीन अधिकारी, कल से छोड़ो, अभी से। काला करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अधिकारियों का वर्णन कैसे? अधिकारी है मौर्यकालीन। एक होता था सीता अध्यक्ष, जो राजकीय भूमि थी मौर्यों की, उस राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसको बोलते थे सीता। ठीक है, उस प्राप्त आय सीता का अधिकारी सीता अध्यक्ष था। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता था वो समाहर्ता था। जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट को, कोष को देखता था वो सन्निधाता था। जो क्रिमिनल डिवीजन को देखता था, फौजदारी विभाग को देखता था, वो प्रदिष्टा था। जो सिविल डिपार्टमेंट को देखता था वो धर्मस्य है। वो कौन था आपका? यानी कि जो झगड़े आदि के मामलों को देखे, फौजदारी। जो जमीन आदि के मामले होते हैं उनको बोलते दीवानी मामले, सिविल डिपार्टमेंट। जो कॉमर्स डिपार्टमेंट को, अकाउंट्स को देखता था, वो होता था आपका पण्याध्यक्ष। इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एसएससी सीजीएल अभी जो मेंस हुआ उसमें मौर्य काल से सिर्फ प्रश्न आए हैं, तो अधिकारियों से प्रश्न आए हैं। आज का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। हाँ, अच्छे बच्चे हो तुम, वेरी गुड। अच्छे बच्चे ही तो बनना है, अच्छे बच्चे बनने की यात्रा पर हम हैं। जो खराब रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सब अच्छे नहीं बन सकते। जिसको खराब रहना है वो खराब ही रहेगा, उसको हम ठीक कर भी नहीं सकते। ठीक है, बोलेंगे एक बार, लिखेंगे अच्छे से। भैया अशोक को चांडाल अशोक भी तो कहा जाता है। हाँ, दरअसल में बहुत सारे इतिहासकार बच्चे लिखते हैं कि जो अशोक है और ब्राह्मण जितने भी लोग थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए, ऐसा लिखते हैं। लेकिन इसका फिर खंडन भी होता है। लिखते क्यों है कि अशोक ने, आप सब लोग जानते हैं, नर बलि को बंद करा दिया, पशु बलि को बंद करा दिया। पशु बलि बंद हुई तो जो ब्राह्मण लोग उस समय, जो बलि के समर्थक लोग थे, जो भगवान, जो मानव और ईश्वर के बीच का संपर्क उसके द्वारा स्थापित करने की बात करते थे, जैसे ही पशुओं पर हिंसा, वो भी सम्राट अशोक जो उस समय का सबसे ताकतवर सम्राट, उसके द्वारा रोक लगाई गई, तो कहते ब्राह्मणों का एक वर्ग उसके खिलाफ हो गया और अशोक की निंदा करनी शुरू की। लेकिन फिर पता मिलता है कि अशोक तो ऐसा नहीं करता था। अशोक के द्वारा शिलालेखों में साफ साफ लिखा गया है कि ब्राह्मणों को एक, उसने बोला कि ब्राह्मणों को क्या अधिक उदारता से देखा जाए। फिर लोग प्रश्न करते हैं कि ब्राह्मणों का एक वर्ग इसलिए अशोक के खिलाफ था क्योंकि अशोक ने धार्मिक समन्वय की बात कर दी, समान दंड की बात कर दी। अगर अपराध है तो समान दंड होगा। तो वो ब्राह्मण जिनको कुछ संहिताओं के अनुसार अपराध में छूट थी, कहते हैं वो अशोक के खिलाफ हो गए।
लेकिन फिर लिखते हैं कि नहीं, अशोक ने तो ज़्यादा उदारता की बात स्वयं भी कही है ब्राह्मणों के साथ में। तो अशोक तो उनके स्वागत के लिए था, अशोक ने किसी धर्म का अनादर नहीं किया। लोग कहते हैं इसी वजह से बहुत सारे ब्राह्मणों का एक गुट इकट्ठा हुआ और पुष्यमित्र शुंग का नेतृत्व किया। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊंगा, भारत का महान राजा पुष्यमित्र शुंग, जिसका इतिहास आप ना के बराबर जानते, कल की क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? तो क्या बोलेंगे, प्रदेष्टा धर्मस्य व्यवहारी पण्यध्यक्ष हो गया। अगले अधिकारियों पर चलते हैं। अकारा अध्यक्ष क्या था? ये खान विभाग, जो माइनिंग होती थी। कताई बुनाई वाले विभाग का सूत्राध्यक्ष था। जो चरागाह, इसने पशुओं की रक्षा के लिए चरागाह बनवाए तो एक अध्यक्ष बनाया, विविता अध्यक्ष। जहाजरानी, जो शिपिंग डिपार्टमेंट था, वो नवाध्यक्ष को इसने दिया। क्योंकि आप सीधी सी बात समझ रहे हैं, अशोक के पास नौसेना रही होगी। वो अपनी पुत्री, आप लोग जानते हैं, संघमित्रा को कहाँ भेज रहा है? श्रीलंका भेज रहा है। तो श्रीलंका जल मार्ग से जा रही है, यानी जल मार्ग उसके पास उसके विकास का काम था। भैया मैं तो एक बात समझा हूं, अशोक शुरुआत में खराब था लेकिन बाद में अत्यंत अच्छा हुआ। बस यही तो अच्छे बेहतरीन बच्चे का काम है समझना। 8 वर्ष खराब है, लेकिन 8 वर्ष तो बाकी राजाओं के जैसे हैं। बाकी जैसे राजा युद्ध लड़ते थे ऐसे ही लड़ते थे। अब युद्ध लड़ने की वजह से आप किसी को खराब नहीं कह सकते। महाराणा प्रताप जी युद्ध लड़े हैं हल्दी घाटी का, तो युद्ध लड़ना कोई खराबी नहीं है। और युद्ध में जानमाल की हानि होती थी, उसकी वजह से हम किसी को खराब नहीं कह सकते। लेकिन उसने जो 25 वर्ष बेहतरीन कार्य किए, ये अगर आप समझ पाए हैं तो यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट मेरे दोस्त अमित। यही तो समझना होता है बस। लक्षणाध्यक्ष, ये मिंट, टकसाल, टकसाल बोलते हैं जहां पर सिक्के बनते हैं। आप जानते हो ना, आरबीआई हमारे नोट जारी करता है, 1 रुपये से ज़्यादा के 1 रुपये फाइनेंस सेक्रेटरी या फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त सचिव साइन करता है। लेकिन सिक्के कहाँ पर बनते हैं? 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का सिक्का, ये सब मिंट में बनते हैं, टकसाल में। पूरे हिंदुस्तान में 4 टकसालें हैं, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे इसको, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा आदि। लिख चुके। अकराध्यक्ष खान विभाग दिखता था, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई, विविताध्यक्ष चरागाह, नवाध्यक्ष जहाजरानी, लक्षणाध्यक्ष टकसाल। ठीक है, कल हम सुंगवंश से पढ़ रहे होंगे, सुंगवंश से पढ़ रहे होंगे। ठीक है सर, क्लास की टाइमिंग क्या 10 से 11:30 है? हाँ जी 11:30 है। उससे पहले कभी भी क्लास खत्म होगी तो रीजनिंग की क्लास तुरंत शुरू हो जाएगी। सर इंसान गलती करके ही सीखता है, बहुत बढ़िया। नहीं, बिना गलती के भी सीख सकते हैं, दूसरों की गलतियों से सीख लो। तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं कल की क्लास में। और बच्चे प्रॉमिस करो हर रोज रिवीजन करोगे। आप सब लोगों का प्रॉमिस मुझे दिखना चाहिए कि आप हर रोज रिवीजन करोगे तो आसानी रहेगी। इतिहास अपने आप में इंटरेस्टिंग है, घटनाओं को तुम याद रख सकते हो, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो याद करने होंगे कि पण्या अध्यक्ष वाणिज्य विभाग को देखता है। बाकी आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग कर भी पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।